नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, है ना, मुग़ल प्रशासन या मुग़ल शासक, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, ये यहाँ तक हमने अध्ययन किया था, ये जो मुख्य जो मुग़ल शासक थे प्रमुख, उनका औरंगज़ेब तक हमने अध्ययन किया था। आगे हम देखते हैं उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं, यानी उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, किस रूप में बनाया जाता था, है ना, उसको हम आज पढ़ेंगे। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, यानी मुग़ल जो शासक थे, ज्येष्ठाधिकार जो होता है, यानी शासक का बड़ा जो बेटा होता है वो शासक बने, इस बात में मुग़ल विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, ये होता है ज्येष्ठाधिकार। ठीक है, इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायादगी मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी इनके जो उत्तराधिकार की जो प्रथा थी, उसमें होता था कि एक पिता के जितने पुत्र होते थे, सब में जायदाद को बराबर बांटा जाता था। ठीक है, तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए, जो हम पढ़ चुके हैं। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? तो ये हमको चुनाव करना है और देखना है कि ज्येष्ठाधिकार का जो एक तरह से उत्तराधिकार का जो तरीका है वो सही है या सहदायद। ठीक है, आगे हम देखते हैं मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध। इस बात को हम पढ़ेंगे। अगला बिंदु है कि मुग़लों के जो थे संबंध अन्य शासकों के साथ कैसे थे। ठीक है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। तालिका 1 को फिर से देखें, यानी जो हमने तालिका का अध्ययन किया है इसको देखना है, और आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, किनके, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी जिन्होंने इनका एक तरह से अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया मुग़लों की, उन शासकों के विरुद्ध इन्होंने बार बार और अभियान किए। ठीक है, जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। बहुत से शासक ऐसे थे, उनको जब ये दिखाई दिया कि अब मुग़लों से अपन एक तरह से लोहा नहीं ले सकते, है ना, तो उन्होंने मुग़लों की सत्ता स्वीकार कर ली, उनकी एक तरह से अधीनता स्वीकार कर ली, उनसे संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, राजपूत एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, यानी राजपूतों ने कैसे उनकी स्वाधीनता स्वीकार करी थी, अधीनता। अनेकों ने मुग़ल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। यानी बहुत से राजपूतों ने मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके और प्रमुख पदों को प्राप्त किया, लेकिन बहुत से जो राजपूत थे इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसका उदाहरण हम थोड़ा देखते हैं। एक तरफ ये देखिए, राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ, है ना। जहांगीर की माँ कच्छावा की राजकुमारी थी। कच्छावा वंश जो था एक तरह से, है ना, जयपुर के आमेर का, वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, जिसको मोटा राजा कहा जाता है, उसकी पुत्री थी। ठीक है, तो इनको विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मेवाड़ जो क्षेत्र है जहाँ पर सिसोदिया राजवंश का शासन था, वो लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सके, है ना, उन्होंने स्वीकार नहीं की और इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे, एक तरह से वो हार गए, ऐसा हो गए, तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ठीक है, पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों को और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यानी एक तरह से उन्होंने नीति अपनाई, है ना, और अपना प्रभाव उन्होंने बनाया। ठीक है, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को हम गौर से देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान
किया और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ ये हमने देख लिया है। जब आगरा के किले में औरंगजेब ने जो मराठा जो शासक थे एक तरह से शिवाजी उनको बुलाया और कहा कि आप एक तरह से संधि करेंगे, लेकिन इन्होंने धोखे से वहाँ पर शिवाजी को बंदी बना लिया और अपमानित एक तरह से किया। तो शिवाजी वहाँ से भाग निकले और उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए मनसबदार और जागीरदार। ये पढ़ेंगे कि मनसबदार और जागीरदार कौन होते थे, पद थे एक तरह से, है ना। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। यानी ये बताया गया है कि जैसे जैसे मुगलों का शासन सत्ता जो एक तरह से विस्तृत होती गई, फैलता गया, है ना, तो इन्होंने क्या किया, तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को, यानी जो सदस्य थे समाज के, उनको एक तरह से प्रशासन में, शासन में एक तरह से नौकरी देना प्रारंभ इन्होंने कर दिया। ठीक है, शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की और तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ इन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। यानी ये जो बताए गए वंश एक तरह से ये इनमें सभी समाजों को एक तरह से उन्होंने पदों पर आसीन करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। क्या कहलाए? मनसबदार। जो मुगल शासकों की सेवा में आ गए वो मनसब कहलाए। ठीक है, मनसबदार प्रयोग शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यानी शासन में जिनको मुगलों के द्वारा कोई पद अथवा कोई सरकारी हैसियत जो मुगलों के द्वारा प्रदान की जाती थी, है ना, उनको क्या कहा जाता था? मनसबदार। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, दो वेतन एवं तीसरा देखिए सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, यानी संख्या निश्चित कर दी जाती थी, है ना। आगे देखिए, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। एक तरह से संख्या निश्चित करवाई जाती थी, है ना, पंजीकरण करवाया जाता था। इन्हें कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी एक तरह से पूरे प्रमाण दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए जाते थे, तब जा करके सैनिकों को देने के लिए उनको वेतन प्राप्त होता था। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। यानी एक तरह से मनसबदारों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में। ठीक है, जिसको क्या कहते थे? जागीर, है ना। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, है ना, जो सल्तनत काल में जो इक्ता प्रणाली थी उसी के समान ये जागीर प्रणाली भी थी। ठीक है, इधर हम देखते हैं जात की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। ठीक है, संख्या में कितने थे? 29, जिनके पास 5000 जात की पदवी थी। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया, है ना। आगे देखते हैं, मनसबदार मुक्तियों से भिन्न, है ना, यानी उनसे थोड़ा अलग थे। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। मनसबदार जो थे वो एक तरह से देखिए ना तो अपनी जागीरों पर रहते थे, है ना, नहीं रहते थे, और न ही उन पर प्रशासन किया करते थे। ठीक है, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यानी जो क्षेत्र उनको जागीर के रूप में दिए गए थे
जो जागीरें दी गई थी वहाँ से केवल वो एक तरह से लगान कर वसूल कर सकते थे। ठीक है, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है, ये जो कार्य था उनको वो नौकर लगा रखे थे, है ना, वो इस कार्य को करके कार्य को करते थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई, यानी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और जब तक औरंगजेब का शासन आया तब तक स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। ठीक है, अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, यानी जो राजस्व जो प्राप्त होता था एक तरह से कर, वो जो मनसबदार का वेतन होता था उससे बहुत कम, यानी राजस्व बहुत कम वसूल किया जाता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, यानी मनसबदार बहुत बढ़ा दिए गए, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, है ना। उनकी ये सोच होती थी कि जब तक हम जागीरदार हैं, एक तरह से, है ना, जागीर के पद पर हैं, तब तक हमसे जितना हो सके हम उतना राजस्व वसूल कर लें। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर भी नियंत्रण रखा। ठीक है, इस कारण किसानों को अत्यधिक एक तरह से